शहर की आदर्श। नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप हमारे साथ देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं सुष्कांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। अभी मैं पूर्णिया के अतिथि गृह आ गया हूं और अतिथि गृह में आज बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री आए हुए हैं और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ है और जदयू के शासनकाल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत विकास हुआ है और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो इन्होंने काम किया है वो बेमिसाल काम है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल से वंचित थे, बहुत ऐसे बच्चों का दाखिला हुआ है, बहुत बच्चे अब पढ़ने लगे हैं। नामांकन हटने का, जो बच्चों का नाम काटा गया है, उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि वैसे बच्चों का नाम काटा गया है जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और सरकारी स्कूल में सिर्फ लाभ के लिए नामांकन करवाए हुए थे, तो वैसे बच्चों का नाम काटा गया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं आइडियलाइज न्यूज के इस खबर में। को धन्यवाद देते हैं कि आज पूर्णिया के इस तीन संसद के निर्ता कार्यक्रम में उन्होंने इसकी अगवानी की और सब जगह कार्यक्रमों को सुचारू रूप से कैसे हम कर सकें उसके लिए उन्होंने व्यवस्था किया। सभी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के साथ मौजूद हैं। हम जिलाध्यक्ष जी का भी धन्यवाद देते हैं, हम सभा साहब और सभी साथी हमारे जिला के हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की पार्टी के रंजीत पासवान जी हैं, तो मनोज ऋषि भाई हैं, हम लोगों के हैं, सभी लोगों को रंजीत जी बताइए, सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। मेन मकसद दुनिया आने का और कल अररिया में भी हमने कार्यक्रम किया था। प्रदेश भर में घूम घूम करके जो इन 17 वर्षों में माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने खास करके जो उनकी घोषणा रही कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे। न्याय के साथ विकास का मतलब हुआ कि जो लोग लंबे समय से मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे उनके लिए कानून बना करके, उनके लिए योजनाओं का निर्माण करके उसको धरातल पर उतारना। और हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं कि एक ऐसे नेता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने 17 वर्ष में खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबल करने के लिए बहुत प्रयास किए। जो विभाग कभी नीतीश कुमार जी के आने के पहले कल्याण विभाग हुआ करता था, जिसका बजट 40.48 करोड़ रुपया था, उसको माननीय नेता ने 2007 में एक अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण किया। ये उनकी दूरदृष्टि की सोच थी कि हम जो बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है, जब तक हम उसके लिए एक अलग विभाग का निर्माण नहीं करेंगे, उसके लिए अलग बजट का प्रावधान नहीं करेंगे और उसके लिए नई नई योजनाओं का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सशक्त नहीं बना सकते। और यही कारण है कि 2007 में माननीय नेता नीतीश कुमार के आने के बाद इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण हुआ और उस विभाग में, जिस विभाग का कल्याण विभाग का बजट 40.48 करोड़ था, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ पिछड़े विभाग का कल्याण का भी काम करता था, उस विभाग को माननीय मुख्यमंत्री ने 2 भाग में तोड़ा। एक अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, एक पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का बजट 1642 करोड़ रुपया। इन 17 वर्षों में 2 विभाग बनाकर, और पिछड़ा अति पिछड़ा का भी उसी तरह से 1500 कुछ करोड़ रुपया का बजट है। जो 40.48 करोड़ का बजट था, 3000 कुछ करोड़ रुपया करने का काम किया। और आबादी इस प्रदेश में जो अति पिछड़ों की है, अनुसूचित जाति की है, उसको माननीय नेता ने सबल किया। और पहली बार जब पंचायतों का चुनाव हुआ आज़ादी के 70 साल बाद, जिसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर ने समानता की बात की, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के आरक्षण की बात की, लेकिन बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण नहीं था। पहली बार 2007 में जो लोग मुखिया के दरवाजे जाने पर डरते थे, जिनको लगता था कि मुखिया जी के यहाँ जाएंगे, हमको मुखिया जी सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे, एक
वैसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुखिया, जिला परिषद का सदस्य बनाने का काम किया। तो राजनीतिक रूप से सबल किया, एक नई राजनीतिक पीढ़ी की शुरुआत की, आर्थिक रूप से सबल किया। आर्थिक रूप से सबल करने में इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया, अति पिछड़ों के आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया, और उन्होंने इस प्रदेश में सर्वे कराया 2006 में कि कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं, और 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे, और उन बच्चों को इस प्रदेश में तालमी मरकज, टोला सेवक, विकास मित्र के माध्यम से विद्यालयों में लाने का काम किया। और आज जो हमारे इन समाज के बच्चे हैं उनकी संख्या आज नगण्य के बराबर है। 0.5% से भी कम बच्चे अब स्कूल के बाहर रह गए हैं। 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया, और वो भी महादलित टोलों में, अति पिछड़ों के टोलों में, और उन बच्चों को विद्यालय लाने का काम किया। लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया गया, और उन विद्यालयों को सशक्त किया गया। अभी भी शिक्षा पर और काम करने की आवश्यकता है। माननीय नेता लगातार प्रयासरत है, और सबसे बड़ी बात कि माननीय नेता ने अपनी घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और 10 लाख रोजगार सृजित करेंगे। उस पर हमारी सरकार, नीतीश जी की सरकार काम कर रही है। माननीय नेता ने जो घोषणा किया था, 2 तारीख को लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है, और नए शिक्षकों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला है। हम बेरोजगारी पर भी काम कर रहे हैं, हम अपने प्रदेश में समानता पर भी काम कर रहे हैं, और ये जो भीम संसद का आयोजन है वो आगे बगाहे। कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां आरक्षण पर भी टीका टिप्पणी करती है और संविधान पर भी टीका टिप्पणी करती है। इसीलिए जो वैसे लोग जिनकी ये राजनीतिक मंशा है, अगर हम शक्तिशाली होंगे, हम अगर और मजबूत इस देश में होंगे, तो कहीं न कहीं संविधान के ऊपर भी इनकी निगाहें हैं, आरक्षण के ऊपर भी इनकी निगाहें हैं, और इनके बड़े नेता लगातार आरक्षण के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहे। इसीलिए पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जागरूक करना, जो आने वाली पीढ़ी हमारी है अनुसूचित जाति जनजाति की, उनको जागरूक करना कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी भी जो सूअर के साथ बच्चे सोते हैं, जो बकरी के साथ बच्चों के साथ बच्चे सोते हैं, उनको समानता का अधिकार अभी तक जमीन पर नहीं मिला है। अभी लगातार काम करने के बावजूद भी अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। इसीलिए माननीय नेता ने एक महादलित आयोग का गठन किया, और महादलित शब्द का प्रयोग किया कि जो दलितों में भी महादलित हैं उनको हमको और सशक्त और मजबूत बनाना है। इसीलिए प्रदेश में घूम घूम करके हम लोगों ने भीम संवाद के माध्यम से सभी अनुमंडल हेडक्वार्टर पर कार्यक्रम किए। अब हम प्रदेश स्तर पर एक भीम सांसद का आयोजन किए हैं, जिसके लिए हम प्रदेश में घूम घूम करके अपने साथियों को जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनको जागरूक करना, उनको न्योता देना, और नीतीश कुमार ने जो काम अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किया है उसके बातों को बताना। और उसके लिए हम लोगों ने एक पॉम्फलेट बनाया है कि कैसे परिवहन योजना का हम लाभ ले सकें, कैसे हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकें, कैसे हम इस प्रदेश में जो हमारा यूपीएससी और बीपीएससी की जो हमारी जो पीटी कंप्लीट कर रहे हैं हमारे बच्चे, उसका हम फायदा उठा सकें। इसके लिए हम जन जागरण का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नीतीश कुमार के द्वारा जो बनाए गए कार्यक्रम है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उसका फायदा उठा सकें। इसी कार्यक्रम के तहत हम आज पूर्णिया हैं। माननीय सांसद महोदय के साथ 2-3 जगह जो महादलित टोला है वहाँ जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे। हम लोगों से आग्रह करेंगे, लोगों को योजना का लाभ उठाने का के लिए बताएंगे, और पटना आने का न्योता देंगे। सर, आपके विभाग का एक सवाल है, बहुत सारे बिल्डर्स हैं यहाँ पे, और उनके बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ टेक्निकल कारणों से या कारण लगा कर जो है लगभग 1.5-2 साल से इन प्रोजेक्ट्स को रोका गया है। वो हमारा डिपार्टमेंट है, वो नगर विकास का जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आते हैं वो नगर विकास विभाग, नगर निगम इसको देखता है और उसको सैंक्शन देता है। कहीं ना कहीं कुछ बात रही होगी, जो मैनुअल है उसके हिसाब से पास नहीं होगा, कुछ बात होगा, उसको यहाँ के नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं या कलेक्टर, आपने बात उठाया, कलेक्टर से बात करके जाएंगे, उसको देखने के लिए सॉर्ट आउट। विकास की रफ्तार इसमें धीमी पड़ रही है। बिल्डर्स का बिल्डिंग नहीं बन रहा है, उससे विकास का रफ्तार जो सरकार की योजना, सरकार की योजना को जो सरकार बजट में अपनी योजना का प्रावधान करता है वो नीचे उतरने में दिक्कत होता है, तब वो समस्या है। ये तो
कमर्शलाइज प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार सृजित होते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन हम समझते हैं कहीं ना कहीं सब चीज़ों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखेंगे, नगर निगम पर अधिकारी देखेंगे। आपने हमारे संज्ञान में लाया है, हम ये बात करेंगे, एक्सप्लाइट करेंगे। सर 1,500 व्यक्तियों की बात करें। सरकारी विद्यालयों में बच्चे अब बाहर में नहीं है, लेकिन 22 लाख बच्चों का नाम काट दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि जब मैं शिक्षा मंत्री था तो हमने भी इस बात को रेज किया था, क्योंकि बहुत से स्कीम्स ऐसे हैं जिससे बच्चों को डायरेक्ट फ़ायदा होता है, जैसे पोशाक योजना, साइकिल योजना और उसके साथ और भी बहुत सी। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो संपन्न हैं, एडमिशन तो सरकारी विद्यालयों में लिए हुए हैं, लेकिन पढ़ते प्राइवेट विद्यालय में, वहाँ इनका अटेंडेंस नहीं होता है और उनका अटेंडेंस 0 के हिसाब से होता है। सिर्फ सरकारी योजना का फ़ायदा उठाने के लिए ये यहाँ पर रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो गरीब के बच्चे हैं, स्कूल ओवर पॉपुलेटेड हो जाता है, तो वहाँ पर गरीब के बच्चे को पढ़ाने में दिक्कत होती है। तो वैसे लोगों का नाम काटा जा रहा है जिनका अटेंडेंस नहीं है, जो दूसरे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे से ड्रॉप आउट भी हो रहे हैं विद्यालय से, उस पर सरकार का क्या पहल है? बहुत बच्चे ड्रॉप आउट। देश के 80% हिंदू जो थे वो मुस्लिम बन गए हैं, जिस पर क्या कहें? देखिए, हम लोग जो हिस्ट्री पढ़े हैं, जब लंबे समय तक मुगलों का राज रहा और छुआछूत सनातन धर्म में अपनी प्रकाष्ठा पर था, तो बहुत से लोग मुस्लिम, हिंदू जो है वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए, क्योंकि आपको साथ में रहने का अधिकार नहीं था। और यहाँ तक था कि जो दलित हमारे भाई थे, जो हमारे पूर्वज थे, चाहे वो कि चौथा पाँचवा पुरुष हो, छठा पुरुष हो, इनके पछुआ में झाड़ू बांध दिया जाता था कि उनका पैर का जहाँ जहाँ दाग पड़े वो अपने ही झाड़ू से उस अपने दाग को मिटाएं, क्योंकि उस पैर के दाग पर भी अगर कोई चढ़ जाता था तो माना जाता था कि वो अपवित्र हो गया, और उनकी छाया से भी लोग डरते थे। तो वैसे लोग, क्योंकि बहुत हम लोगों का एक हिस्टोरिकन का कहना है कि बहुत से लोग इससे प्रताड़ित थे और उन्होंने, बहुत से लोगों ने उसमें कन्वर्ट हुए, और हिंदू से ही मुसलमानों की संख्या जो देश में बढ़ी है, वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हिंदू मुसलमानों में कन्वर्ट हुए, क्योंकि वहाँ पर बराबरी का अधिकार है, तो लोग कन्वर्ट हुए। इसीलिए जो लोग विदंगड़ा खड़ा कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसमें हम ये कहते हैं कि ये गलत बात है। ये सब हमारे भाई हैं और सबका, ऐसा तो है नहीं कि एक घर में कोई व्यक्ति तोता रखता है, एक गाय रखता है, उससे उसको प्रेम हो जाता है और लोग प्रेम उससे करते हैं, लेकिन एक इंसान जो दूसरे धर्म का है उससे बैर करता है। क्यों? जानवर से प्रेम करने के लिए आपको सिखा रहे हैं और इंसान से दुश्मनी करने का भी सिखा रहे हैं। ये तो जिसको राजनीतिक फायदा होता है वो ये पॉलिटिक्स कर रहा है, हिंदू मुस्लिम करके हमको क्या फायदा होगा। जिनको इसका फायदा होता है वो इसको प्रोपगेट करते हैं। हम लोगों का है, हमारे नेता का कहना है कि खाली जोड़ने की बात हो, प्यार मोहब्बत की बात हो। अगर देश प्रदेश को आगे लेके जाना है, आज बिहार क्यों 10.98% के विकास दर से आगे बढ़ रहा है? आंध्रा और गुजरात के बाद बिहार सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला प्रदेश है। क्यों? क्योंकि नेता ने, क्या कारण था कि नीतीश कुमार के आने के पहले जातीय उन्माद अपने चरम पर था, नक्सलिज्म अपने चरम पर था। क्या कारण हुआ कि नक्सलिज्म भी खत्म हो गया, जातीय उन्माद भी खत्म हो गया? क्या नीतीश कुमार ने ऐसी कोई योजना की शुरुआत? नीतीश कुमार ने ऐसा कोई एंटी नक्सलिज्म कोई स्कीम चलाया, पुलिस पर एक्टिविटी को बढ़ाया? लेकिन क्यों खत्म हो गया? क्योंकि नीतीश कुमार ने कोहेसिव एटमॉस्फेयर में डाउन टूडन तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को ताकत दिया। जब उन्होंने अति पिछड़ों को, दलितों महादलितों को पंचायती राज चुनाव में व्यवस्था की और उनको खुद एम्पावर्ड किया पंचायती राज व्यवस्था में, थर्ड जो हमारा तीसरा टियर है, उसको जब उन्होंने अधिकार दिया तो लोगों को लगा कि ये हमारे पास डायरेक्ट पावर आ रहा है। उसके बाद नक्सलिज्म भी खत्म हुआ, जातीयता भी खत्म हुई। तो जब कोहेसिव एटमॉस्फेयर के साथ आप पॉलिटिक्स करिएगा, काम करिएगा, लोगों को एम्पावर्ड करने की कोशिश करिएगा, तो निश्चित रूप से उसका फायदा जमीन पर लोगों को मिलेगा। ये तो विदंगड़ा खड़ा करने वाले लोग। एक और सवाल है सर कि पूर्णिया के चंपानगर जगह है, यहाँ दो पक्षों में सामुदायिक तनाव बढ़ गया है और लोगों का आरोप है कि पुलिस एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, वहाँ पे तनाव बढ़ा हुआ है। नहीं, हमको आइडिया नहीं है
हम जानकारी प्राप्त करेंगे और पदाधिकारियों से बात करेंगे और जो लोकल लीडर्स हैं वो सब उसमें इनिशिएट करेंगे और उसका हमको लगता है कि फ़ायदा होगा। कुछ ही लोग उदंड होते हैं, सब लोग उदंड नहीं होते हैं। हिंदुओं में भी उदंड लोग हैं, त्रिपुण लगा लेंगे, चंदन लगा लेंगे, उनको भगवान से कोई मतलब है नहीं, बड़ा बड़ा टिक्की रख लेंगे और सबसे पहले हिंदुत्व का जो है वो समझेंगे कि हम ही सबसे बड़े महान पाखंड पंडित हैं। हिंदू धर्म में ये नहीं कहता है कि आप किसी को मारिए, किसी के साथ आप अनुचित व्यवहार कीजिए। धर्म अपनाने की चीज है और दूसरे धर्म का सम्मान करना, यही सनातन। नहीं तो क्यों था हमारे पंडित जी लोग, हम लोग तो सत्यनारायण भगवान की पूजा के समय से सुनते हैं, पंडित जी हमारे क्या कहते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा में, जब जयकारा लगता है धर्म की जय हो, कहाँ बोलते हैं कि हिंदू धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो? ऐसा कोई पंडित बोलता है? बोलता है धर्म की जय हो, मतलब सभी धर्म की जय हो, सिर्फ हिंदू धर्म की जय नहीं हो। और प्राणियों में सद्भावना हो, चिड़िया चुलबुल जिसके प्राण है वो सनातन धर्म करता है, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। कहाँ कहता है खाली हिंदुस्तान का, भारत का कल्याण, विश्व का कल्याण। तो ये सनातन परंपरा है। इन लोगों को इस सब से तो कोई मतलब है नहीं। ये लोग तो हिंदू 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 करके हिंदू को चाहते हैं कि अब एक तरफ कर लें, अब मुसलमान को एक तरफ करके अब सरकार सत्ता पर काबिज रहे। ये लोग आए थे दो बात कह के सत्ता पर, महंगाई और बेरोजगारी। क्या हुआ महंगाई का? हम लोग जब ये पावर में आए थे तो 65 रुपया था अरहर का दाल, आज 135 रुपया अरहर का दाल हो गया। कोई बोलता है? हिंदू नहीं खाता अरहर का दाल। जब 500 रुपया सिलेंडर था तो इस सर पर सिलेंडर लेके घूमते थे, धरना प्रदर्शन करते थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता। आज सिलेंडर 1100 रुपया हो गया। सिलेंडर पर कोई बोलता है? लेकिन भगवान राम लला के 22 तारीख को जनवरी को हो रहा है, उस पर जरूर बोलेंगे। गैस का सिलेंडर खाली मुसलमान यूज करता है, हिंदू नहीं यूज करता है। इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? जो मिडिल क्लास का, जो पूरे देश का जो मिडिल क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, उसका तो इन लोगों ने कमर तोड़ दिया, लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। सर, भवन निर्माण में 1,500 रिक्तियों की बात थी साल के शुरुआत में, अभी इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? ये क्या है, वो हमारे यहाँ मालियों की और कुछ तो इंजीनियर बहाल हुए हैं यूपीएससी के, मालियों की 1,000। हाँ, माली गया हुआ है सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन। इस वर्ष में अब तो उनको करना है, हम ऑटोनोमस बॉडी है, हम लोग तो करते नहीं, हम लोग तो कर नहीं देना, वो तो ऑटोनोमस बॉडी वो करेगा। एक लड़के ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि इजराइल का जो समर्थन करता है वो दोगला है, इस तरह का पोस्ट किया है, जिसको लेकर मामला भर गया है। आपसी कुछ मामला है जी, दोनों पक्ष में हम लोगों की बात हो रही है। जिला प्रशासन वहाँ पे कैंप शुरू कर दिया है, आपसी सद्भाव हो जाएगा, लोगों को बातचीत करके जो भी समस्या है समाधान किया जाएगा। जो भी दोषी हो, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो, उसको दंडित किया जाएगा। इस पर हमने कलेक्टर और एसपी से कहा है, विधि सम्मत कार्रवाई उस पर होगा, जो लोग उसमें दोषी पाएंगे। इसीलिए बहुत विषय नहीं है, इसमें बहुत तुल देने की जो आवश्यकता नहीं है। वहाँ के स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं, जिला से भी अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी और कलेक्टर और एसपी खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ी देर में मामला समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।